स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम अपनी सरल बायोलॉजी की जो श्रृंखला है उसी श्रृंखला के अगले एपिसोड में हैं, लेकिन सर चैप्टर के सेकंड लास्ट एपिसोड में। टॉपिक है हमारा आज का है डिसऑर्डर। और फिजियोलॉजी के किसी भी चैप्टर में आप देखोगे तो लास्ट में कुछ डिसऑर्डर्स के नाम दिए गए। बहुत सरल सा टॉपिक। पहली बात याद करते हैं, डिसऑर्डर्स कितने हैं? 5। जॉन्डिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, यही 5 है। इन पांचों को हम पढ़ें उससे पहले जानिए भैया सबसे कॉमन तकलीफ क्या है। तो लोग क्या कहते हैं, यार पेट में तकलीफ है। किस बात की? इन्फ्लेमेशन। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे कॉमन तकलीफ है दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो आपकी किताब की लाइन है, कॉमनेस्ट एलिमेंट, AILMENT, एलिमेंट मीन्स तकलीफ। जो सबसे कॉमन तकलीफ है वो क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कहां पर? स्टमक में होगा तो गैस्ट्राइटिस, ईसोफेगस में होगा तो ईसोफेजाइटिस और कोलन में होगा तो कोलाइटिस। इसकी वजह क्या है? यूजुअली जो ये आप इन्फ्लेमेशन का जिक्र कर रहे हो दैट इज बिकॉज ऑफ ईदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। ये दो सबसे कॉमन वजह है। खाते पीते रहते हो ना कुछ भी, समोसा, पूरी, कचौड़ी, तो वहां से इन्फ्लेमेशन आ जाता है और जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ बैक्टीरिया है, वायरस को ही बदनाम कर दो और कोई नहीं है। और भी लोग हैं भाई। कौन? वर्म्स, टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, लिस्ट बड़ी लंबी। तो ये तो एक जनरल सी बात कहेगी कि भैया सबसे कॉमन तकलीफ क्या है। अब बीमारियों में सबसे पहली बीमारी है जॉन्डिस। एक लाइन का टॉपिक है। जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जो अंग प्रभावित होता है वो लिवर, यकृत की बीमारी है। एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जो बाइल पिगमेंट है उसमें इजाफा हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब बाइल पिगमेंट तो हमारे ब्लड में होता है ना, वो सामान्य से ज्यादा हो जाएगा तो जॉन्डिस। तो इसका मतलब बाइल पिगमेंट बनाता ही लीवर में है। जो बनते हैं आपके बाइल पिगमेंट वो आरबीसी के टूटने से बनते हैं। तो उसको कौन बना रहा है? लिवर। तो इसका मतलब अफेक्टेड ऑर्गन तो हुआ ना लिवर। अब जब बाइल पिगमेंट बढ़ जाएंगे तो भैया कलर तो बढ़ेगा ना। स्किन और आईज, जहां पर आपकी ब्लड कैपिलरीज थोड़ी सुपरफिशियल होती हैं, थोड़ा बाहर से नजर आने लगती हैं, दैट अपीयर्स येलो। तो बस लाइन पूरी हो गई। जॉन्डिस में लिवर अफेक्टेड होगा, बाइल पिगमेंट में इजाफा हो जाएगा और आंखें और स्किन पीली हो जाएगी। दूसरी बीमारी वोमिटिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उल्टी। इसका मतलब यह सीधी कुछ होता होगा फिर उल्टी हो जाता होगा। सीधी का मतलब पेरिस्टालसिस, खाना आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर खाना पीछे जाने लगे तो वोमिटिंग। इजेक्शन एक शब्द इस्तेमाल कर। इजेक्शन का मतलब होता है फोर्सफुल एक्सपल्जन, यानी फोर्सफुली। हम ऐसे भी कह सकते थे कम आउट। नो, कम आउट इज ए सिंपल इजेक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ स्टमक। जो हमारे स्टमक में भरा पड़ा है अगर वो फोर्सफुली धड़ाक से मुंह से बाहर आ जाए तो उल्टी। कौन ऐसा बच्चा है जिसने उल्टी न महसूस किया हो? उल्टी कभी भैया प्यार मोहब्बत से बाहर नहीं आती है। उल्टी जब भी आती तो बिल्कुल बढ़िया सा झन्नाटेदार, बिल्कुल हिल जाती है। तो फोर्सफुल इजेक्शन कह लो या सिर्फ इजेक्शन चलेगा। इजेक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ स्टमक वाया माउथ इज द वोमिटिंग। अब दूसरा पॉइंट, वोमिटिंग को कंट्रोल कौन करता है? अरे ब्रेन। अरे नहीं भाई, ब्रेन के अंदर एक पार्ट है मेडुला। आप ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ पाओगे। मेडुला के पास एक वोमिटिंग सेंटर होता है, वो इसे रेगुलेट करता है। और तीसरा पॉइंट, वोमिटिंग जब आती है तो पता तो चलता है ना। अब वो चाहे 5 सेकंड पहले पता चले या 5 मिनट पहले पता चले। नोजिया, जी नितलाना शुरू हो जाता है, अंदर से कुछ अच्छा अच्छा सा नहीं लगता है। यू फील दिस, दैट इज पॉइंट है। नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग। प्रीसीड का मतलब पहले। तो 3 पॉइंट है वोमिटिंग। इजेक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ स्टमक वाया माउथ, रेगुलेटेड यानी कंट्रोल्ड बाय वोमिटिंग सेंटर ऑफ मेडुला,
और नोजिया प्रोसीड्स वोमिटिंग। तीसरी बीमारी डायरिया। डायरिया में 2 लाइनें लिखी गई हैं लेकिन शब्द 3 हैं। पहला शब्द है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉवेल मूवमेंट। अब आप कहोगे ये क्या ले आए? बॉवेल मूवमेंट डेफिकेशन का एक बढ़िया सा शब्द है। अब सबके सामने डेफिकेशन तो नहीं कह सकते हैं। पासेस ऑफ द स्टूल, जो हमारी बॉवेल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो एबनॉर्मल हो जाती है। दूसरा, डायरिया भी तो हुआ ही होगा, उम्र बढ़ रही तो क्या इन बीमारियों से आप परिचित नहीं होंगे? तो डायरिया में आपके पास फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड लिक्विडिटी इन द फीकल डिस्चार्जेस, जो फीशस हमारा स्टूल है उस स्टूल में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा शब्द भैया बड़ा ध्यान रखें, खासकर अपनी मम्मी को जरूर बता दीजिए कि जब डायरिया हो तो खाना कम खिलाएं, ना खिलाएं तो बहुत ही अच्छा है। सीधे आप आईवी लगा दें, ब्लड में पहुंच जाए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन काफी घट जाता है। ये मदर को सुनना बहुत जरूरी है कि मम्मी सुन रही हो तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि जब बच्चे को डायरिया हो तो सर खाना कम खिलाएं, ना खिलाएं। 1-2 दिन में बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन डायरिया ठीक हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हुए। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉवेल मूवमेंट, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी इन द फीकल डिस्चार्ज, और तीसरा एक बड़ा आसान सा शब्द बोल रहा हूं, दैट से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डिक्रीजेस। चौथी बीमारी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसे हिंदी कहते हैं। नॉर्मली हम अपने स्टूल को रेक्टम में इकट्ठा करते हैं और एक निश्चित समय पर हम उसे रेगुलर फॉर्म में शरीर से बाहर निकालते हैं। अक्सर हमारी हैबिट में आ जाता है, एक खास समय ही हम उसे फील करते हैं। लेकिन अगर ये इररेगुलर हो जाए, ये पैटर्न गड़बड़ हो जाए, शब्द है इररेगुलर बॉवेल मूवमेंट। ध्यान से सुनिएगा, डायरिया में आपने लिखा था एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉवेल मूवमेंट, तो यहां पे कह रहा है रिटेंशन ऑफ द स्टूल इन द कोलन, क्योंकि रेक्टम में तो है ही कल का रखा, अब आज का कहां जाएगा भाई, तो वो तो कोलन में ही जाएगा ना। तो रिटेंशन ऑफ द फीशेस इन द कोलन बिकॉज ऑफ इररेगुलर बॉवेल मूवमेंट। खत्म, बस कॉन्स्टिपेशन इतना ही है कि हम कल वाला जो डेफिकेशन था वो किया नहीं, तो आज वाला स्टूल तो कोलन में इकट्ठा होगा। और अंतिम 5वां जो बीमारी दी गई है दैट इज इनडाइजेशन, हिंदी में कहते हैं अपच, खाना पच ही नहीं रहा। बहुत आसान सा शब्द, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो पाए। इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड, अब भैया खाना नहीं पचेगा तो पेट तो भारी भारी सा लगेगा ना, दैट कॉज द फुलनेस ऑफ एब्डोमेन। पेट नॉर्मल है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट भारी सा हो जाता है और उसके बाद 2-4-6 घंटे के बाद जब वो खाना पच जाता है तो हल्का महसूस करते हैं। लेकिन अगर खाना नहीं पचेगा तो फुलनेस ऑफ एब्डोमेन। वजह आपकी किताब में 5, ओवर ईटिंग, सादा खाना खा लो, फूड पॉइजनिंग यानी बासी खाना खा लो, एंजाइटी, कोई स्ट्रेस होगा तो चलेगा, स्पाइसी फूड, मसालेदार चीजें खा लीजिए, ओवर ईटिंग, जरूरत से ज्यादा खा लेंगे, पहले बोल चुके हैं तो डिक्रीज्ड एंजाइम सिक्रीशन, 5 फिर से सुन लें, ओवर ईटिंग, डिक्रीज्ड एंजाइम सिक्रीशन, स्पाइसी फूड, फूड पॉइजनिंग एंड एंजाइटी। तो ये हमारी 5 बीमारियां हो गई और कॉमनेस्ट एलिमेंट के साथ कर दी। मैंने बड़ी छोटी सी भाषा में थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप में आपका चैप्टर लगभग पूरा कर दिया। सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट्स PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये हम कल के वीडियो में आपको दे देंगे जिससे हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। ये जो हमारा तरीका है ये कैसा लगता है आपको, ये ज़रूर बताइए, क्योंकि इस तरीके के लिए एक बच्चे ने ही हमको सजेस्ट किया कि सर हम ऐसी जगह पर हैं जहां हम क्लासेस नहीं कर सकते हैं, हम फाइनेंशियली बहुत पुअर हैं, तो कुछ ऐसा तरीका निकालिए। तो सर हमारे पास भी कोई स्टूडियो नहीं था, या तो हम स्टूडियो फ्रेम करते, तो वो नहीं था, तो बच्चा भी उसी कंडीशन में और टीचर भी उसी कंडीशन में। तो हमने जो सरल तरीका है, आप अपनी किताब को अपने पास रखिए और उसी किताब को मैं सिंप्लीफाई करके आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपके साथ अगर पूरी बात हमारी नहीं पहुँच पा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए,
और यहीं पर बताइए, कहीं और मत जाइए, यहीं अपने क्वेश्चन को पूछिए। आई विल ट्राई टू गिव आंसर। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर आइए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड द नेम ऑफ द एप्लीकेशन द डॉक्टर कमलेश नारायण। वहां पे जाते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जहां इंडिविजुअली आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। अंत में आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं। अगले वीडियो को बनाते वक्त हमारे चेहरे पे जो खुशी होती है वो आपके कमेंट्स के कारण ही होती है। गुड लक एंड गुड डे।